साल 1963 इजराइल के तेल अवीव की एक सुबह मोसाद के चीफ मेर आमेत और इजराइल एयरफोर्स चीफ एजेर वाइजमैन हमेशा की तरह साथ में नाश्ता कर रहे थे। दोनों पुराने दोस्त थे और अक्सर ऐसे ही साथ में ब्रेकफास्ट करते रहते थे। बातों ही बातों में आमेत ने वाइजमैन से मजाक के अंदाज में पूछा, मोसाद आपकी एयरफोर्स के लिए क्या कर सकती है? हर कोई मुझसे कुछ न कुछ मांगता है, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं मांगा। वाइजमैन मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए कुछ नहीं मांगता क्योंकि मुझे पता है जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकते। मोसाद चीफ मेर आमेत थोड़े हैरान हुए और बोले, मांगने में क्या हर्ष है, हो सकता है मैं वो चीज दे ही दूं। वाइजमैन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा, तो ठीक है, मुझे एक सोवियत MiG-21 फाइटर जेट चाहिए। ये सुनकर आमेद के हाथ से कॉफी छिटक गई। उन्होंने हैरानी से कहा, हैव यू गॉन क्रेजी? क्या आपको पता नहीं वेस्टर्न ब्लॉक के पास आज तक एक भी MiG-21 नहीं है और सोवियत कभी ऐसा नहीं होने देगा, ये नामुमकिन है। लेकिन इजरायली एयरफोर्स चीफ एजर वाइजमैन अपनी जिद पर अड़े रहे। उस दौर में सोवियत यूनियन का MiG-21 दुनिया का सबसे एडवांस और रहस्यमयी फाइटर जेट माना जाता था। स्पीड, एक्यूरेसी और मैन्यूवरेबिलिटी में इस प्लेन का कोई मुकाबला नहीं था। इजराइल क्या, अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम वेस्टर्न कंट्रीज कभी इसे पास से देख भी नहीं पाए थे। समस्या ये थी कि सोवियत ये प्लेन सिर्फ अपने एलाइज को ही दे रहा था, जिनमें से काफी देश इजराइल के दुश्मन थे। वाइजमैन जानते थे कि अगर भविष्य में अरब नेशंस के साथ युद्ध हुआ तो MiG-21 इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसलिए इस प्लेन को स्टडी करना बेहद जरूरी था। लेकिन जैसा कि मोसाद के नए चीफ मेर आमेत ने कहा था, ये काम लगभग नामुमकिन था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इसे पाने की कोशिश में नाकाम हो चुकी थी। खुद मोसाद भी इसमें 2 बार असफल हो चुकी थी और उसके कई एजेंट्स इस दौरान मारे गए थे। ऐसे में इस असंभव काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी अब मोसाद के नए चीफ मेर आमेत पर थी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने दोस्त वाइजमैन की एक ख्वाहिश पूरी करके ही रहेंगे और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो दुनिया की सबसे डेयरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं, इजराइल के लिए सोवियत के MiG-21 को पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों था और आखिर मोसाद कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए MiG-21 को चुराने में सफल रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन के रूप में 2 महाशक्तियों का उदय हो चुका था। दोनों देशों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी थी, जिसे इतिहास ने कोल्ड वॉर का नाम दिया। ताकत और टेक्नोलॉजी के इस दौड़ में दोनों ही देश हर हाल में दूसरे देशों को अपने पाले में खींचना चाहते थे। इसी कोल्ड वॉर के बीच 1950 के दशक में सोवियत यूनियन ने एक ऐसा सुपरसोनिक फाइटर जेट बना लिया जिसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। ये MiG-21 था, जिसकी 2230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, लाइट वेट डिजाइन और घातक फायर पावर ने इसे उस दौर का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बना दिया था। ये न सिर्फ तेज था बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी सस्ता भी था। 1960s की शुरुआत में सोवियत ने इसे मास प्रोडक्शन में लाकर जल्द ही इजिप्ट, सीरिया और इराक जैसे अरब देशों को भी देना शुरू कर दिया। अब मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक एक ऐसा खतरनाक हथियार मंडराने लगा जिसने वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर इजराइल के रातों की नींद उड़ा दी। इजराइल अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही अरब देशों से टकराव झेल रहा था। 1948-49 और 1956 के वॉर में वो अरब देशों का सामना कर चुका था और दोनों ही बार उन्हें मात भी दी थी। लेकिन इजिप्ट फिर भी युद्ध की तैयारी कर रहा था और उसके साथ कई अरब नेशंस इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। ऐसे में इजराइल पर जल्द ही आक्रमण की एक और तलवार लटकती नजर आ रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उनके हाथ में MiG-21 था, जो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। इजराइल जानता था कि आने वाले युद्ध में अगर MiG-21 का सामना करना पड़ा तो उसे काउंटर करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। ऐसे में इजराइल किसी भी तरह इस जेट को हासिल करना चाहता था ताकि इसकी खूबियों और खामियों, उसके रेडार सिस्टम और उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल समझी जा सके, जिसके चलते वो किसी भी युद्ध की स्थिति में हमेशा की तरह अरब देशों से एक कदम आगे रह सके। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोवियत यूनियन किसी भी हालत में अपने इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न ब्लॉक तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। इसी वजह से उसने अरब देशों को सप्लाई करते वक्त ये शर्त रखी थी कि भले ही MiG-21 पर मालिकाना हक उनका होगा और वो उनकी धरती पर रहेगा, लेकिन उन जेट्स की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी हमेशा सोवियत ऑफिशियल्स की होगी। इसके अलावा सोवियत एडवाइजर्स ने ये हिदायत भी दे रखी थी कि कभी भी MiG-21 के फ्यूल टैंक्स फुल ना किए जाए, ताकि किसी भी कंडीशन में उसे उड़ाकर वेस्टर्न कंट्री और इजराइल तक ना ले जाया जा सके।
ऐसी सिक्योरिटी के बीच इजराइल के लिए इस प्लेन को हासिल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल होने के बाद भी इजराइल इसे पाने की कोशिश जरूर करना चाहता था, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद थी। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद अतीत में ऐसे ऐसे डेयरिंग ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी थी जो नामुमकिन नजर आते थे और जिन्हें सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। मोसाद की इसी साख ने इजरायली गवर्नमेंट को भरोसा दिलाया कि चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो MiG-21 को हासिल कर सकते हैं। इसी यकीन के साथ साल 1962 में मोसाद ने पहली बार MiG-21 को हासिल करने का मिशन लॉन्च किया। ये पहला मिशन मोसाद इजिप्ट में करता है, जिसके पास सोवियत के ये MiG-21 फाइटर जेट्स थे। इस मिशन का जिम्मा मोसाद एजेंट जेन थॉमस को सौंपा जाता है, जो अपने पिता और कुछ और एजेंट्स के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाते हैं। प्लान ये था कि उन्हें इजिप्शियन एयरफोर्स का एक ऐसा पायलट ढूंढना है जो $1 मिलियन की रिश्वत लेकर MiG-21 को उड़ाकर इजराइल ले आए। इसके लिए थॉमस और उनकी टीम गुपचुप तरीके से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी नजर एक फाइटर पायलट अदीब हन्ना पर पड़ती है। वो पहले हन्ना से दोस्ती करते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं और फिर उसे अपना ऑफर दे देते हैं। लेकिन अदीब हन्ना एक कट्टर देशभक्त था, इसलिए उसे अपने दुश्मनों को खत्म करने का एक अच्छा मौका नजर आया। उसने इस डील को मानने का नाटक किया, मगर सीक्रेटली मोसाद एजेंट्स की सारी डिटेल इजिप्शियन अथॉरिटीज तक पहुंचा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जीन थॉमस, उनके पिता और 3 साथी एजेंट्स तुरंत अरेस्ट कर लिए जाते हैं और दिसंबर 1962 में जीन थॉमस और उसके पिता को भरे बाजार में बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता है। बाकी 3 एजेंटों को लंबी जेल की सजा सुनाई जाती है और इस तरह मोसाद का ये पहला मिशन बुरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद मोसाद हार नहीं मानती है और कुछ ही समय बाद वो अपनी दूसरी कोशिश इराक में करती है। इस बार मोसाद के निशाने पर 2 इराकी पायलट्स होते हैं। मोसाद ने उन्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की। शुरू में वो मान भी गए, लेकिन मिशन का टाइम आने पर वो दोनों मिशन से पीछे हट जाते हैं। अब मोसाद के सामने नई मुश्किल थी। उसे डर था कि कहीं ये दोनों पायलट्स इराकी अथॉरिटीज के सामने उनका प्लान एक्सपोज ना कर दे। इजिप्ट में वो पहले ही अपने साथियों को खो चुके थे। इस खतरे को देखते हुए मोसाद ने दोनों पायलट्स को खत्म कर दिया ताकि इराक में उनकी मौजूदगी का राज हमेशा के लिए दबा रहे। एक के बाद एक 2 नाकामी ने मोसाद और इजरायली गवर्नमेंट को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब उन्हें कहीं से भी MiG-21 हासिल होता नजर नहीं आ रहा था। ये काम इतना मुश्किल था कि अमेरिका, जो खुद भी MiG-21 को पाने के लिए बेताब था, इसे पाने की हर कोशिश कर चुका था, लेकिन सब कोशिशें नाकाम साबित हुई। CIA का नेटवर्क भी इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सका। लेकिन इजराइल हार मानने को तैयार नहीं था। इस कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 25 मार्च 1963 को मेर आमेद को मोसाद का नया चीफ बनाया जाता है। उनकी इजरायली एयरफोर्स के चीफ एजर वाइजमैन के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। एजर वाइजमैन हमेशा एक अलग ही ख्यालों में डूबे रहते थे। हर पल उनके दिमाग में MiG-21 घूमता रहता था, लेकिन वो अपनी चिंता को कभी भी अपने दोस्त मेर आमेद के सामने जाहिर नहीं करते थे। आखिर एक दिन उन्होंने अपनी चिंता आमेद के सामने रख दी। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल को हर हाल में एक MiG-21 चाहिए। आमेद ने पहले इसे नामुमकिन बताया, लेकिन वाइजमैन अड़े रहे। उन्होंने कहा, आपको MiG-21 को पाने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा आमेद ने उसी पल ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो MiG-21 को हासिल करके रहेंगे। उनके लिए अब MiG-21 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रह गया था, बल्कि इजराइल की प्रतिष्ठा और मोसाद की साख का सवाल बन चुका था। मेरा आमेद को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनके लिए ये मिशन आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मोसाद को इस काम में पहले ही 2 बार नाकामी मिल चुकी थी। उन्होंने इसका जिम्मा इंटेलिजेंस ऑफिसर रेहाविया वर्दी को सौंपा, जो पहले भी MiG-21 को चुराने की कोशिश कर चुके थे। वर्दी काम संभालते ही सबसे पहले कुछ अरब देशों में अपने जासूस भेजते हैं। मिशन साफ था, उन्हें इन देशों में एक ऐसा पायलट ढूंढना था जो किसी भी शर्त पर इजराइल के लिए काम करने के लिए राजी हो जाए। मोसाद के जासूस काम में लग जाते हैं और कुछ समय बाद उन्हें योसेफ शेमेश नाम का एक शख्स मिलता है जो उनके काफी काम आ सकता था। योसेफ शेमेश इराक का रहने वाला था और एक यहूदी था। वो हमेशा से इजराइल के लिए कुछ करना चाहता था। योसेफ शेमेश की एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी बहन की शादी एक क्रिश्चियन पायलट
मुनीर रेदफा से हुई थी, जो इराक एयरफोर्स में MiG-21 उड़ाता था और अपने देश के बेहतरीन पायलट्स में गिना जाता था। लेकिन मुनीर रेदफा के दिल में इराक के लिए गहरी नाराजगी थी। इसकी वजह उसका धर्म था। वो क्रिश्चियन था और इराक एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है, जिस वजह से इराकी अथॉरिटीज ने उसे साफ कह दिया था कि वो चाहे कितना भी अच्छा पायलट हो, उसे कभी भी प्रमोट करके स्क्वाड्रन लीडर नहीं बनाया जाएगा। उसके साथी ऑफिसर्स भी उसके क्रिश्चियन होने की वजह से उसको हमेशा शक की निगाहों से देखते थे। मुनीर रेदफा जहाँ इस भेदभाव की वजह से इराकी अथॉरिटी से नाराज था, तो वही उसे इस बात का गुस्सा भी था कि उसे कुर्दिश विलेजेस में बम गिराने का आदेश दिया जाता था। कुर्द लोग भी क्रिश्चियंस की तरह इराक में माइनॉरिटीज थे, इसलिए मुनीर रेदफा उनसे सिंपैथी रखता था। लेकिन सिस्टम के हाथों मजबूर होकर उसे कुर्द गांव में बम बरसाने पड़ते, जिनकी चपेट में आकर सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते थे। इस वजह से उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि इराक में कभी भी माइनॉरिटीज को बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता है, और यही सोच उसे अपने देश इराक को छोड़ने की ओर धकेल रही थी। मुनीर अक्सर अपना दुख अपनी वाइफ से बांटता। उसकी वाइफ ये सब बातें अपनी सिस्टर को बताती और वो ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड योसेफ शेमेश के साथ शेयर कर देती थी। इस तरह योसेफ शेमेश मोसाद को काफी काम का आदमी लगा, इसलिए उसे जल्द ही इस ऑपरेशन से जोड़ लिया गया। इसके बाद शेमेश मुनीर रेदफा को मोसाद के ऑपरेशन का हिस्सा बनाने में जुट जाता है। एक साल के अंदर वो मुनीर रेदफा का इतना भरोसा जीत लेता है कि उसको लगने लगा कि शेमेश उसका सबसे बड़ा हितैषी है। इसके बाद योसेफ शेमेश मुनीर रेदफा को ग्रीस चलने के लिए मना लेता है, ताकि मोसाद के मकसद से उसे रूबरू करवा सके। लेकिन एक फाइटर पायलट के लिए अचानक देश छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि इराकी इंटेलिजेंस सर्विस मुखबरत हमेशा इन पर नजर रखती थी। ऐसे में मुनीर रेदफा ने एक झूठी कहानी गढ़ते हुए इराकी अथॉरिटी से कहा कि उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसका इलाज सिर्फ ग्रीस में हो सकता है। चूँकि इंग्लिश बोलने वाला वो अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर है, इसलिए पत्नी की देखभाल के लिए उसे भी साथ जाने की परमिशन दी जाए। ऐसे में इराकी अधिकारियों को किसी तरह का शक नहीं हुआ और उसे इजाजत मिल गई। इस तरह रेदफा अपनी वाइफ के साथ ग्रीस पहुंच जाता है। ग्रीस में मोसाद ने मुनीर रेदफा से मिलने और उसे मिशन के लिए मनाने के लिए इजरायली एयरफोर्स के पायलट कर्नल जेव लेरॉन को भेजा। चूँकि मुनीर रेदफा इस पूरे ऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार था, इसलिए मोसाद ने उसका कोड नेम यहालूम रखा, जिसका मतलब डायमंड होता है। और यही से मोसाद के इस खतरनाक मिशन ऑपरेशन डायमंड की शुरुआत हो जाती है। कर्नल जेव लेरॉन मुनीर रेदफा के सामने खुद को पोलैंड का पायलट बताते हैं और जल्द ही उससे दोस्ती कर उससे अक्सर मिलने लगते हैं। जब भी दोनों मिलते, इराक में माइनॉरिटीज के साथ हो रहे भेदभाव पर खूब बातें होती। एक दिन रेदफा ने उनसे कहा, जब जब मुझे कुर्दिश विलेज पर बम बरसाने को कहा गया, जहाँ सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े बचे थे, तब तब मेरे दिल से आवाज आई कि मैं एक गलत देश का हिस्सा हूँ और मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। लेरॉन ने सही मौका देखते हुए कहा, तुम अगर अपने फाइटर प्लेन के साथ किसी दिन इराक से बाहर चले आओ तो क्या होगा? रेदफा ने बिना एक सेकंड की देरी किए जवाब दिया, वो मुझे मार डालेंगे। कुछ सेकंड का पॉज लेकर उसने आगे कहा, और अगर मैं बच भी निकला तो कोई भी देश मुझे शरण नहीं देगा। ये सुनकर लेरॉन ने कहा, एक देश है जो बाहें खोलकर तुम्हें गले लगाएगा, और वो देश है इजराइल। इसके बाद लेरॉन ने अपनी सच्चाई उजागर कर दी और कहा, वो पोलैंड के नहीं बल्कि इजरायली पायलट है। उन्होंने फिर मुनीर रेदफा को मोसाद से जुड़ने का ऑफर देते हुए कहा कि अगर वो इराकी MiG-21 को उड़ाकर इजराइल ले आए तो इसके बदले उसे $1 मिलियन का इनाम और पूरे परिवार सहित इजराइल में एक सुकून भरी जिंदगी दी जाएगी। लेरॉन के मुंह से बातें सुनकर मुनीर एक पल के लिए सन्न रह गया और कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। मोसाद चीफ मीर आहमेद ने पहले ही लेरॉन को इंस्ट्रक्शन दिया था कि रेदफा को पहले $1 मिलियन की रकम ऑफर की जाए और अगर वो ना माने तो झट से उस रकम को डबल कर दिया जाए। मुनीर रेदफा ने फैसला लेने के लिए सुबह तक का वक्त मांगा। इसके बाद मोसाद अधिकारी मुनीर रेदफा के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उन्हें पहले ही 2 बार नाकामी हाथ लग चुकी थी और एक मौके पर उनके एजेंट्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई थी। लेकिन इस बार मोसाद को अपना तीर निशाने पर लगता दिख रहा था, क्योंकि मुनीर रेदफा ने उनकी ऑफर को ठुकराया नहीं था। हालांकि फिर भी मुनीर रेदफा के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। रात भर वो करवटें बदलता रहा। जहां वो एक तरफ अपने देश से गद्दारी के बारे में सोच रहा था, तो दूसरे ही पल उसके दिमाग में इराक में माइनॉरिटी के साथ खुले तौर पर हो रहे भेदभाव और इसके चलते उसे प्रमोशन न मिलने की बात घूम रही थी। इसी कश्मकश में सुबह होने तक मुनीर रेदफा अपने नतीजे पर पहुंच गया और उसने मोसाद का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेरॉन इस बात से हैरान थे कि मुनीर रेदफा ने केवल $1 मिलियन पर काम करना स्वीकार कर लिया था। मुनीर रेदफा की मेन कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि उसकी फैमिली पर कोई आंच न आए।
मुनीर रेतफा के हामी भरने के बाद मोसाद ने उसे इटली की राजधानी रोम बुलवाया। यहाँ इजरायली एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर यहूदा पोरात ने मुनीर रेतफा को पूरा मिशन समझाया कि उन्हें जरूरत पड़ने पर इजराइल के साथ सीक्रेटली कम्युनिकेट कैसे करना है, मिशन को कब अंजाम देना है और पूरे ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ ये भी तय हुआ कि जब पूरी तैयारी के बाद मुनीर रेतफा इजराइल के रेडियो स्टेशन कोल से मशहूर अरबी गाना मरहबते मरहबते सुने तो समझ जाए कि अब उसका इराक छोड़ने का वक्त हो चुका है। रोम के बाद मुनीर रेतफा को एक सीक्रेट ट्रिप पर इजराइल भी बुलाया जाता है। यहाँ उसे कुछ सीक्रेट कोड्स के बारे में समझाया जाता है। इराक से इजराइल MiG-21 लाने के लिए उन्हें न केवल इराक को बल्कि दोनों देशों के बीच में पड़ने वाले जॉर्डन को भी क्रॉस करना था। इसलिए मोसाद ऑफिसर्स उन्हें एक जिग-जैग रूट से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे फॉलो करके MiG-21 को इजराइल तक लाना था, क्योंकि सीधी रूट से उड़ान भरने पर इराकी और जॉर्डेनियन रेडार रेतफा की गलती पकड़ सकती थी और उसे MiG-21 के साथ शॉट डाउन कर सकती थी। सारी प्लानिंग समझने के बाद मुनीर रेतफा वापस इराक लौट आता है। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती रेतफा की फैमिली मेंबर्स को इराक से सुरक्षित बाहर निकालने की थी। मुनीर की शर्तें सिर्फ अपने बीवी बच्चों और माँ बाप को बाहर निकालने की नहीं थी, बल्कि वो अपनी कई सिस्टर्स और ब्रदर्स इन लॉस को भी इराक से बाहर लाना चाहता था, ताकि उसके बाद उसके परिवार में किसी पर भी कोई आंच न आए। लेकिन एक साथ एक एयरफोर्स ऑफिसर के पूरे परिवार का इराक छोड़ना इराक इंटेलिजेंस सर्विस मुखबरत की नजर में शक पैदा कर सकता था। इसलिए सभी को अलग अलग बहाने से अलग अलग समय पर इराक से बाहर लाया जाता है। किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट तो किसी को घूमने के बहाने से पहले किसी यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका भेजा गया और फिर वहाँ से कुछ दिन बाद सभी को धीरे धीरे इजराइल लाया जाता है। इस वक्त तक मुनीर रेतफा ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि आखिर वो क्यों सबको इराक से बाहर भेज रहा है। सभी को यही पता था कि वो सिर्फ कुछ दिन के लिए विदेश घूमने आए हैं। इसी वजह से इस दौरान एक बड़ा हंगामा हो गया। मुनीर रेतफा की वाइफ कैमिला और उसके दोनों बच्चों को जब इजराइल भेजने के लिए पहले इराक से एम्स्टर्डम और फिर वहां से पेरिस पहुंचाया गया, तो उसकी मुलाकात इजरायली पायलट कर्नल ज़ीव लेरॉन से होती है, जो इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मुनीर की वाइफ कैमिला को भी अब तक पता नहीं था कि उसका पति इजराइल से हाथ मिला चुका है, लेकिन इजराइल उड़ान भरने से पहले कर्नल ज़ीव लेरॉन ने मुनीर रेतफा की पत्नी के सामने पूरी सच्चाई खोल दी। कैमिला को एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि उसका पति इजराइल के लिए काम कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इजरायली अधिकारी के सामने रोने चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरा पति गद्दार है, ये बात जब मेरे भाइयों को पता चलेगी तो वो मुझे भी मार डालेंगे। कैमिला ने एक बार तो इराकी एम्बेसी से कनेक्ट करने और अपने पति का सारा प्लान बताने की धमकी भी दी, लेकिन उसे इजरायली ऑफिसर्स ने ये कहकर शांत किया कि उसके ऐसा करने पर इराक उसके पति को फांसी के फंदे से लटका देगा। इस तरह जैसे तैसे बारी बारी से मुनीर रेतफा की बीवी, बच्चे, माँ बाप और उसके सभी रिलेटिव्स को सेफली इजराइल पहुंचा दिया गया। मुनीर रेतफा की सभी डिमांड पूरी कर दी गई थी और अब बस ऑपरेशन डायमंड को अंजाम देने का इंतजार था। अगस्त 1966 की शुरुआत में इजरायली रेडियो स्टेशन पर मरहबते मरहबते ट्यून बजती है, जिससे ये साफ हो गया कि मुनीर रेतफा का MiG-21 के साथ इराक छोड़ने का समय अब आ चुका है। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या फ्यूल की थी। इराक से इजराइल की दूरी 900 किलोमीटर है और सोवियत एडवाइजर्स की सलाह पर इराकी ग्राउंड स्टाफ कभी भी MiG-21 का फ्यूल टैंक फुल नहीं करते थे। हालांकि मुनीर रेतफा ने कई बार देखा था कि इराकी ग्राउंड स्टाफ इस रूल से चिढ़ जाते थे। उन्हें गुस्सा आता था कि अपने देश के पायलट से ज्यादा उन्हें सोवियत एडवाइजर्स की सुननी पड़ती है। मुनीर उनकी इसी बात को ध्यान में रखकर अपना खेल खेलता है। जब भी इराकी ग्राउंड स्टाफ उसके प्लेन में फ्यूल कम डालते तो वो उन्हें ताना मारते हुए कहता, क्या तुम अपने ही पायलट्स की परवाह नहीं करते? हम जान देकर देश की रक्षा करते हैं और तुम सिर्फ सोवियत की हाँ में हाँ मिलाते हो। ऐसा कई बार होने पर इराकी ग्राउंड स्टाफ को भी बुरा लगा और आखिरकार उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को बताए बिना मुनीर रेतफा के MiG-21 का टैंक फुल करना शुरू कर दिया। अब सब कुछ तैयार था और एक एक चीज मोसाद और रेतफा के बनाए प्लान के मुताबिक चल रही थी, लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। 14 अगस्त 1966 की सुबह मुनीर रेतफा अपने MiG-21 को इजराइल ले जाने के लिए बगदाद से टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ दूरी तय करते ही अचानक कॉकपिट में धुआं भरने लगा। ये देख मुनीर रेतफा की सांस अटक गई। उसकी जान में जान तब आई जब उसे पता लगा कि ये बस उसके कॉकपिट में एक फ्यूज जल जाने की वजह से हुआ है। वो अगर चाहता तो आसानी से इसे इजराइल ले जा सकता था, लेकिन उसने कोई रिस्क न लेने का फैसला किया और प्लेन को इराक के ही रशीद एयरबेस पर लैंड कर दिया।
दूसरी तरफ मोसाद के ऑफिसर्स के लिए हर पल सदियों जैसा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि सब खत्म हो गया है और उनकी सालों की मेहनत एक झटके में बिखर गई है। लेकिन उन्हें राहत की सांस तब आई जब मुनीर रेतफा ने उन्हें संदेश भेजा कि 2 दिन बाद वो फिर से कोशिश करेगा। इसके बाद 16 अगस्त 1966 की सुबह करीब 7 बजे मुनीर एक बार फिर से MiG-21 के साथ उड़ान भरने को तैयार था। उसके हाथों में हल्की सी कंपकपी थी, माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि एक गलत मूव उसे और उसके पूरे परिवार को खतरे में डाल देगा। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और प्लेन के थ्रॉटल को आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल वो MiG-21 के साथ आसमान में था। शुरुआत में वो प्लेन को बगदाद के ऊपर ही चक्कर लगवाता रहा ताकि इराकी अधिकारियों को कोई शक ना हो। और जैसे ही इराकी अधिकारी थोड़े रिलैक्स्ड हुए, रेतफा ने अचानक प्लेन का रुख इजराइल की ओर मोड़ दिया और मोसाद द्वारा तय किया गया जिग-जैग रूट फॉलो करने लगा। ये देखकर इराकी एयरबेस में हाहाकार मच गया। शुरू में उन्हें लगा कि मुनीर अनजाने में रूट से भटक गया है, इसलिए उसे वापस सही रूट पर लाने के लिए बार बार रेडियो मैसेज भेजा गया। लेकिन तब भी मुनीर वापस सही रूट पर नहीं आया तो उसे धमकी दी गई कि उसे प्लेन समेत शॉट डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन मुनीर ने कोई रिस्पांस देने के बजाय अपना रेडियो बंद कर दिया। अब उसका इराक से संपर्क टूट चुका था। कुछ मिनटों में रेतफा जॉर्डन के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। यह मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था। जॉर्डन अपने एयर स्पेस में यूं किसी विदेशी फाइटर जेट को देख उसे शॉट डाउन कर सकता था। ऐसे में जब मुनीर रेतफा MiG-21 के साथ जॉर्डन में दाखिल हुआ तो जॉर्डन को उसके पड़ोसी देश सीरिया से पता चला कि ये उसका MiG-21 है जो ट्रेनिंग के दौरान गलती से उधर पहुंच गया है। जॉर्डन ने इस वजह से इसे इग्नोर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मोसाद ने सीरिया के सिस्टम को हैक कर लिया था और सीरियन अथॉरिटी बनकर जॉर्डन को झूठी कहानी बताई थी। इस तरह मुनीर रेतफा खुद को जॉर्डेनियन एयरफोर्स से बचाते हुए बगदाद से उड़ान भरने के ठीक 65 मिनट बाद सुबह के 8 बजे MiG-21 के साथ इजराइल की सीमा में दाखिल हो जाता है। इजरायली एयरफोर्स ऑफिसर्स को पहले ही सख्त आदेश दिए गए थे कि आज अगर उन्हें उनके एयर स्पेस में कोई विदेशी फाइटर जेट दिखाई दे तो वो उसको शॉट डाउन ना करे। इस दौरान 2 इजरायली मिराज फाइटर जेट भी सीमा पर एस्कॉर्टिंग के लिए तैनात थे। MiG-21 के सीमा में दाखिल होते ही मिराज जेट में मौजूद इजरायली पायलट रैन पेकर बेस को संदेश भेजते हैं, हमारा मेहमान अब हमारी सीमा में है। इसके बाद MiG-21 हेड्जर एयरबेस पर सेफली लैंड करता है। रनवे पर जैसे ही प्लेन रुका, मोसाद और इजरायली एयरफोर्स के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई खुशी से झूम रहा था और एक दूसरे को गले लगा रहा था। वो मिशन जिसे नामुमकिन माना जा रहा था वो अब हकीकत बन चुका था। ऑपरेशन डायमंड पूरा हो चुका था। मोसाद ने दुनिया को दिखा दिया था कि उसकी क्या काबिलियत है। इजराइल में लैंडिंग के तुरंत बाद मुनीर रेतफा को बेस कमांडर के एक घर ले जाया गया। वहाँ कई सीनियर ऑफिसर्स पहले से मौजूद थे। माहौल पहले से ही संगीत और उत्साह से भरा हुआ था। लोग खुशी से झूम रहे थे और देखते ही देखते वो खुशी एक पार्टी में बदल गई। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच मुनीर रेतफा चुपचाप एक कोने में गुमसुम बैठा रहा। उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। पार्टी के बाद उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाया गया जहां उसने दुनिया के सामने खुलकर बताया कि किस तरह इराक में क्रिश्चियन और कुर्द लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इसके बाद जब उसे उसके परिवार से मिलवाया गया तो उसका दिल टूट गया। वहाँ मुनीर का साला भी मौजूद था जो उसे देखते ही भड़क उठा। उसने पहले तो उसे गद्दार कहकर बेइज्जत किया और फिर उसे मारने की कोशिश भी की। मुनीर को उम्मीद थी कि उसका परिवार उसे समझेगा, लेकिन परिवार के इस रवैये ने उसके भीतर की घुटन और भी बढ़ा दी और वो धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। कुछ दिनों बाद इजराइल में सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में MiG-21 का फ्लाइट टेस्ट किया गया। जब टेस्ट पायलट ने उड़ान भरकर सुरक्षित लैंडिंग की तो वहाँ मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। यह पल सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न ब्लॉक के लिए गेम चेंजर था। इजराइल के पास अब न केवल MiG-21 था बल्कि उसे अब उसकी सभी खूबियों और खामियों की जरूरी समझ भी थी, क्योंकि अमेरिका खुद भी MiG-21 को पाने के लिए बेताब था। इसलिए उसने इजराइल से इसका एक्सेस मांगा। इसके बदले में इजराइल ने अमेरिका से सोवियत की SAM-2 मिसाइल की टेक्निकल फाइल्स की डिमांड रख दी। अमेरिका MiG-21 के एक्सेस के लिए इतना डेस्परेट था कि उसने तुरंत डील मान ली और इजराइल को SAM-2 मिसाइल की सारी टेक्निकल जानकारी सौंप दी। कुछ ही समय बाद यूएस पायलट्स इजराइल पहुंचे। उन्होंने MiG-21 को डिटेल में स्टडी किया और उसे उड़ाकर उसकी हर स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा। यही जानकारी आगे चलकर इजरायली एयरफोर्स के लिए गेम चेंजिंग साबित हुई।
इसका असर सिर्फ 10 महीने बाद 1967 की 6 डे वॉर में साफ दिखा। युद्ध के पहले ही दिन इजराइल ने पूरी अरब एयरफोर्स को तहस नहस कर दिया और बिना अपना कोई फाइटर प्लेन गवाए इजराइल ने सीरिया के 6 MiG-21 को आसमान से मार गिराया। ये सब इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि अब इजराइल MiG-21 की हर ताकत और हर कमजोरी को जान चुका था। युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल में जश्न का माहौल था, लेकिन जिस इंसान की वजह से ये सब संभव हुआ था उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। मुनीर और उसका परिवार 3 साल तक इजराइल में एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका मन नहीं लग सका। आखिरकार इजराइल ने उसके पूरे परिवार को फॉल्स आइडेंटिटीज देकर एक वेस्टर्न कंट्री भेज दिया। लेकिन इसके बाद भी मुनीर की उलझने खत्म नहीं हुई। अगस्त 1988 में मुनीर एदफा को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद इजराइल ने मुनीर एदफा के सम्मान में एक मेमोरियल सर्विस आयोजित की। इराक से लाया गया वो MiG-21 आज भी इजरायली एयरफोर्स म्यूजियम हज़-ए-रिम में रखा हुआ है। जब भी इजरायली लोग उसे देखते हैं तो उन्हें उस इराकी पायलट की याद आती है जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर इजराइल तक MiG-21 पहुंचाया था। अगर आपको मोसाद के ऐसे ही डेयरिंग ऑपरेशंस पसंद आते हैं तो आपको एली कोहेन की कहानी जरूर देखनी चाहिए। वो मोसाद एजेंट जिसने अंडरकवर रहकर सीरिया की सत्ता में ऐसी पैठ बनाई थी कि वहाँ का राष्ट्रपति तक उसे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहता था। इसके अलावा आप मोसाद का ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी देख सकते हैं कि आखिर कैसे इजराइल ने युगांडा में अपने सैनिक भेजकर वहाँ आतंकियों द्वारा कैद किए गए इजरायली नागरिकों को रिहा करवाया।